In this video, we will discuss creation hypothesis. What are creation hypothesis? Creation ने 6 hypothesis दिए थे लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के। उनमें से सबसे पहला है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा है मॉनिटर हाइपोथेसिस, थर्ड है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फोर है इनपुट हाइपोथेसिस, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस और लास्ट है द रीडिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस कि इसमें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्रिएशन देर आर टू वेज ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एबिलिटी। एक्विजिशन इन्वॉल्व्स द सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द ब्रेन थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज़ द प्रोसेस यूज फॉर डेवलपिंग नेटिव लैंग्वेजेस। अब द जो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है ना, उसमें क्रिएशन ने कहा है कि दो तरीके हैं लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है कि सब कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज है, और ये प्रोसेस जो है नेटिव लैंग्वेज लर्न करने में यूज़ भी होता है। मतलब सब कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है कि हमारा माइंड जो है उस नॉलेज को सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब हमारी सराउंडिंग्स, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो हमारे माइंड में सब कॉन्शियसली जाती है। जैसे उर्दू है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, इसको हमें सीखना नहीं पड़ा, ये हमारे माइंड में जो है सब कॉन्शियसली इसलिए गई क्योंकि बचपन से हमने इंग्लिश उर्दू ही सुनी, उर्दू ही बोली। मतलब हमने सीखा नहीं है बचपन में। पेरेंट्स ने जो जिस तरह से हमें सिखाई लैंग्वेज, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज उन्होंने सिखाई है। जैसे उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, वो हमें सिखाई गई है, और वो क्योंकि हमने अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बोलते हुए सुना, तो वो जो चीज़ थी ना वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली गई। तो दूसरा है लर्निंग। एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन में होता है कि हम सब कॉन्शियसली एक्वायर करते हैं। जो लर्निंग होती है वो कॉन्शियसली होती है। मतलब हम कोई भी लैंग्वेज लर्न करेंगे, अब जैसे सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो वो जो हम लर्न कर रहे हैं उसको हम सब कॉन्शियसली हमने एक्वायर नहीं किया, उसको हमने कॉन्शियसली सीखा। मतलब हमने उसके लिए ये नहीं था कि हमने जो हमारे सराउंडिंग्स में बोली जाती थी, अच्छा वो हमें बोल रहे थे, हम उससे इन्फ्लुएंस हुए, हमने सीख ली। ऐसे लैंग्वेज कभी भी सीखी नहीं जाती एक्सेप्ट नेटिव। नेटिव तो इसी तरह सीखी जाती है। अब जो जैसे सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश आती है, अब जैसे ग्रामर है, ग्रामेटिकल रूल्स थे, टेंसेस थे, जो भी था, ये हमें बचपन में हमें छोटी क्लासेस में ये सिखाए गए थे। इसलिए इसको कहते हैं कि कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज है। According to this theory, the optimal way a language is learned is through natural communication. जो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है, अब उन्होंने कहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक ना एक जो लैंग्वेज लर्न की जाती है वो नेचुरल कम्युनिकेशन से लर्न की जाती है। एज अ सेकंड लैंग्वेज टीचर, द आइडियल इज़ टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑथेंटिक पर्पसेस। दिस इन टर्न विल हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर द लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग इट। अच्छा, अब जैसे सपोज करें हमने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है। अब जो हमारा टीचर है उसको ऐसा करना चाहिए कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें हम सिर्फ वो लैंग्वेज सीखें ना, हम उसको एक्वायर भी कर लें। अब हमने मुझे इस तरह, अब किसी को भी इस तरह प्रॉपर कोई याद नहीं होगा कि हमने इंग्लिश किस तरह से सीखी। ऑब्वियसली छोटी क्लासेस में हम लोग का एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता था, वो उसमें हमें वो सिखाया जाता था। अब हम वो एक्वायर नहीं किया, हमने उसको सीखा है पहले, क्योंकि हमने उसके रूल्स पढ़े, हमने टेंसेस पढ़े, हमने फिर इंग्लिश में जो रीडिंग्स होती थी वो की, उसके बाद हमने वो बोलनी सीखी। क्योंकि कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन ये है कि अब नॉर्मल जैसे दो लोग आपस में बैठे, अब हम लोग इंग्लिश में आपस में बात करते हैं, तो अब तो वो सेकंड लैंग्वेज जो है ना हमें अच्छे से आ गई है, क्योंकि हमने उसको लर्न भी किया है, साथ एक्वायर भी किया है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ ना रहे हों, बल्कि हम आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हों, कोई एक्टिविटी करवा लें जिसमें वो कम्युनिकेशन भी आ जाए, और जो पर्पस था उस एक्टिविटी करवाने का वो भी फुलफिल हो जाए, और वो एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाए। एक एक्टिविटी इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि इंग्लिश हमें बोलनी भी आ जाए, हम उसको सीख भी लें, हम उसको समझ भी लें। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब हम एक ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे ना जिसमें क्या कहते हैं हमें सेकंड लैंग्वेज जो है सिर्फ सिखाई ना जाए बल्कि वो एक्वायर भी कराई जाए, तो तब भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है द मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब देखते हैं कि मॉनिटर हाइपोथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं।
This hypothesis further explain how acquisition and learning are used. The acquisition system initiates an utterance and learning system monitors the utterance to inspect and correct errors. जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है उसमें बताया गया है कि लैंग्वेज और लर्निंग किस तरह से यूज़ होती है। जो एक्विजिशन सिस्टम होता है ना वो सिर्फ अटरेंस को इनिशिएट कराता है, वो लर्न नहीं करवाएगा। लेकिन जो लर्निंग सिस्टम है ना वो जो अटरेंस इनिशिएट हुई थी, मतलब जैसे कोई भी सेंटेंस हमने बोला तो जो हमने बोल दिया वो तो आ गया एक्विजिशन सिस्टम में। अब जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, फिर जो लर्निंग सिस्टम होगा ना वो उसको मॉनिटर करेगा कि पहले तो वो उसको इंस्पेक्ट करेगा कि अच्छा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक था, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं, इस तरह अगर कोई एरर्स हैं तो उसको वो करेक्ट करेगा। क्रिएशन स्टेट करता है कि मॉनिटरिंग जो है कैन मेक सम कंट्रीब्यूशन टू द एक्यूरेसी ऑफ एन अटेंस बट इट्स यूज शुड बी लिमिटेड। He suggests that monitor can sometimes act as barrier as it forces the learner to slow down and focus more on accuracy as opposed to fluency. क्रिएशन ने कहा कि जो मॉनिटरिंग जो है ना उसका कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि वो एक्यूरेसी को मतलब उस अटरेंस की जो एक्यूरेसी है ना उसको बढ़ा सकता है। अब उन्होंने कहा कि इसका यूज़ क्यों लिमिट होना चाहिए, उसने इस वजह से इसका यूज़ लिमिट करने के लिए बोला कि मॉनिटरिंग अब इतनी ज़्यादा ना की जाए कि जो है ना सिर्फ हम उसकी एक्यूरेसी पे फोकस करते रह जाएं और हम जो है उसकी फ्लुएंसी को भूल जाएं। तो इसलिए जो क्रिएशन था उसने मॉनिटरिंग को बैरियर भी इसी वजह से कहा था कि अब जैसे हम जब इंग्लिश सीखते होते थे तो हम लोगों का फोकस होता ही एक्यूरेसी पे था। बचपन में छोटी क्लासेस में आप लोग याद करें कभी आप लोगों को उन्होंने इंग्लिश को बोलने में फ्लुएंट होने पे कभी फोकस नहीं किया, उन्होंने एक्यूरेसी पे। बैरियर भी हो सकती है, बैरियर इस तरह से हो सकती है क्योंकि हम सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करते रह जाएंगे, हम फ्लुएंसी को भूल जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एज एन एस एल टीचर इट विल ऑलवेज बी अ चैलेंज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन encouraging accuracy and fluency in your students. This will depend on numerous variables including the language level of students, the context of the language used and personal goal of each student. अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि एज अ सेकेंड लैंग्वेज टीचर ये चैलेंज होगा कि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में बैलेंस बनाना, कि मतलब ऑब्वियसली चैलेंज है कि हम जो है सेकेंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो उसको हम एक्यूरेट भी सीखें और उसको हम फ्लुएंट भी सीखें, तो उसके दरमियान जो बैलेंस करना है ना वो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि ये बैलेंस जो है वो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं स्टूडेंट का, एक तो लैंग्वेज लेवल और दूसरा वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ और पर्सनल गोल स्टूडेंट्स के। अब जाहिर है एक्यूरेसी और फ्लुएंसी इन्हीं वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी क्योंकि स्टूडेंट का लैंग्वेज लेवल देखा जाएगा कि वो उस लैंग्वेज को किस लेवल तक एक्वायर कर रहा है और वो जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है और उन स्टूडेंट के उस लैंग्वेज को एक्वायर करने और लर्न करने के लिए गोल्स क्या हैं। ये था द मॉनिटर सिस्टम। नेक्स्ट है द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन लर्नर्स एक्वायर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर फॉर एनी गिवन लैंग्वेज। सर्टेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर एक्वायर्ड अर्ली while others are acquired later in the process. This hypothesis suggests that this natural order of acquisition independently of deliberate teaching and therefore teachers cannot change the order of the grammatical teaching sequence. अब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है कि कोई भी जब लैंग्वेज हम सीखते हैं उसके हम कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पहले सीख लेते हैं और कुछ जो होते हैं हम वो बाद में एक्वायर करते हैं। अब जैसे हमने लैंग्वेज लर्न करनी है तो हम लैंग्वेज लर्न करने के लिए पहले टेंसेस सीखते थे, फिर उसके बाद ग्रामेटिकल रूल सीखते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते थे, फिर हम वो ये सीखते थे वर्ब किधर यूज़ होगा, ये प्रोनाउन है तो ये वर्ब लगेगा, इस तरह। तो उन्होंने कहा है कि कुछ रूल्स होते थे, मतलब एक नेचुरल ऑर्डर था। अब जाहिर जैसे देखा जाए सबसे पहले हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हम आते हैं टेंसेस पे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता होंगे, जैसे प्रोनाउन नाउन पता होगा, उसके बाद हम टेंसेस बनाएंगे क्योंकि हमें पता होगा, फिर उसके बाद कि हमने वर्ब किस तरह यूज़ करना है। अब ये वाला प्रोनाउन है तो उसके साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो एक ऑर्डर था सीखने का। तो यही बात क्रिएशन ने की हुई है। According to this hypothesis, teachers should be aware that certain structure of language are easier to acquire than others, and therefore language structure should be taught in order
that is conducive to learning. Teachers should start by introducing language concepts that are relatively easy for learner to acquire and then use scaffolding to introduce more difficult concepts. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टीचर्स को जो है ना अवेयर होना चाहिए कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं लैंग्वेज के वो इजी होता है एक्वायर करना देन अदर्स, इसलिए जो इजी वाले हैं ना वो उनको पहले सिखाने चाहिए, बजाय कि इसके वो डिफ़िकल्ट पहले सिखा दें ईजी बाद में सिखा रहे हो। इसलिए क्रिएशन ने कहा था कि जो एक नेचुरल ऑर्डर है ना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स या लैंग्वेज एक्वायर करने का वो होना चाहिए। और टीचर्स को जो है ना लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा के उस मतलब लैंग्वेज लर्निंग को स्टार्ट करना चाहिए जो कि वो ईज़िली सीख सकें और फिर उसको एक्वायर भी कर सकें। फिर उसके बाद वो स्कैफोल्डिंग यूज़ करें डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, कि मतलब बताएं कि ये चीज़ हमने पहले इस तरह से पढ़ ली, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, तो ये स्कैफोल्डिंग हो गई। अब नेक्स्ट है द इनपुट हाइपोथेसिस। इसमें ये होता है कि ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन तभी अकर होगी जब लर्नर्स जो हैं वो मैसेजेस इस तरह के रिसीव करें जो उनको समझ सकते हों, मतलब उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। अब हम अगर किसी को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि जब हम उसको सिखा रहे हैं तभी हम डिफ़िकल्ट वोकैब वर्ड्स यूज़ करें, मुश्किल सेंटेंस बनाएं, सिंपल सेंटेंस से ही ना स्टार्ट करें तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो इनपुट जो हम उसको दे रहे हैं वो उसको समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए कहा हुआ है कि जो इनपुट हो वो कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए। However, creations also suggest that this comprehensible input should be one step beyond the learner's current language ability, represented as I+1, in order to allow learners to continue the progress with their लैंग्वेज डेवलपमेंट। उन्होंने अब क्रिएशन ने ये कहा कि जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है ना वो एक स्टेप बियॉन्ड होना चाहिए लर्नर की करंट लैंग्वेज एबिलिटी के। मतलब अगर आपको पता है कि जो वो लर्नर है वो अब इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, अब आपको पता है कि चलो ठीक है वो इंटेलिजेंट है, आप उसको मतलब डिफ़िकल्ट वोकैब यूज़ भी कर लेंगे तो उसको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि आपको सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है, सिंपल लैंग्वेज वोकैब वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि लर्नर की एबिलिटी जो है वो लैंग्वेज लर्न करने की वो प्रोग्रेस हो, वो इस तरह से इन्फ्लुएंस ना हो कि वो स्लो डाउन हो जाए। This hypothesis highlights the importance of using the target language in the classroom. The goal of any language program is for learners to be able to communicate effectively. अब ये हाइपोथेसिस क्या हाईलाइट कर रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसको आप क्लासरूम में यूज़ करें। उससे क्या होगा कि लर्नर्स जो है ना वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे। मतलब अगर आप किसी को इंग्लिश सिखा रहे हैं, अगर उसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन ही नहीं आ रही किसी से करनी, तो क्या फ़ायदा उसका सीखने का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो टारगेट लैंग्वेज है ना उसको यूज़ भी करना है बाय प्रोवाइडिंग एज मच कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एज पॉसिबल, स्पेशली इन सिचुएशंस व्हेन लर्नर आर नॉट एक्सपोज टू द टीएल आउटसाइड ऑफ द classroom. The teacher is able to create a more effective opportunity for language acquisition. उन्होंने कहा कि जितनी comprehensible input, जितना simple आप सेंटेंस या वर्ड यूज़ करें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल आप यूज़ करें, स्पेशली उन सिचुएशन में जब वो लर्नर्स हैं वो उस टारगेट लैंग्वेज को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोज ही नहीं होते। मतलब इंग्लिश जब हम स्कूल्स में सीखते होते थे तो हमसे वो क्लासरूम में सीखते थे, हम घर आके हमने इंग्लिश नहीं बोली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो लर्नर्स हैं ना उनको मतलब ये टारगेट लैंग्वेज जो है ना इफ़ेक्टिवली सिखानी चाहिए और टीचर जो है वो क्लास के अंदर ही वो इतना इफेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि वो जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन की वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। Next है the affective filter hypothesis. According to creation, one obstacle that manifests itself during language acquisition is the affective filter. That is a screen that is influenced by emotional variable that can prevent learning. अब affective filter hypothesis में ये है कि creation ने कहा कि obstacle जो कि खुद को manifest कर रहा है during language acquisition में वो affective filter है। जो वो obstacle था जो हम फेस करते हैं किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में या लैंग्वेज एक्वायरिंग में, तो वो जो है ऑब्स्टेकल उसको इफेक्टिव फ़िल्टर क्रिएशन ने कहा है कि अब वो इफेक्टिव फ़िल्टर क्या है, एक स्क्रीन है जो कि हमारे इमोशनल वेरिएबल से इफ़ेक्ट होती है और हमें वो प्रिवेंट भी करती है लर्निंग से।
This hypothetical filter does not impact acquisition directly but rather prevents input from reaching the language acquisition part of the brain. अब उन्होंने कहा कि जो हाइपोथेटिकल फ़िल्टर है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा एक्विजिशन को, बल्कि ये इनपुट को हमारे जो ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन पार्ट है उस तक ही नहीं पहुंचने देगा। अब वो इफ़ेक्टिव फ़िल्टर जो है प्रॉम्प्ट होता है बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल से। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं? एंग्जाइटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, स्ट्रेस है। ये सब इमोशनल वेरिएबल्स थे जो कि जिनको इफेक्टिव फ़िल्टर का नाम दिया गया। इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन it is always important to create a safe welcoming environment in which students can learn. In language acquisition this may be especially important since in order to take in and produce language learners need to feel that they are able to make mistakes and take risks. अब इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि जब हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, कोई भी न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो वो हमें अलाउ हो कि हाँ नॉर्मल किया जाए कि हाँ हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, हम उन मिस्टेक्स को ठीक करके ही सीखेंगे और हम वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम तो एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं ना, तो फिर उससे जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं। हम वो लैंग्वेज को उस तरह से एक्वायर कर ही नहीं सकेंगे अगर हम सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करते रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सेफ़ और वेलकमिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट्स लर्न कर सकें। लैंग्वेज सीखने का ही एक वो है ना कि आप उसमें एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लेंगे, जब कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो आप उसको बताएं इट इज़ नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स। तो एरर्स करेंगे, वो मिस्टेक्स करेंगे, रिस्क लेंगे, तब भी वो सीखेंगे। गलतियों से इंसान सीखता है। दिस रिलेट्स टू डायरेक्टली टू क्रिएशन हाइपोथेसिस ऑफ द अफेक्टिव फिल्टर। फिर है लास्ट द रीडिंग हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेट्स दैट द मोर वी रीड इन अ सेकेंड लैंग्वेज द ग्रेटर आवर vocabulary will be. It is important to involve reading in the language classroom to increase knowledge of the language and the way it is used in real life context. अब रीडिंग हाइपोथेसिस क्या है कि उस वो ये स्टेट करता है कि जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में रीड करते हैं उतनी ही हमारी वोकेबलरी बेहतर होती है। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश, हम लोगों की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। हम जितना ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ेंगे उतनी हमारी वोकेबलरी बेहतर होती जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है कि जो ये रीडिंग है इसको लैंग्वेज क्लासरूम में इन्वॉल्व किया जा सके, इन्वॉल्व किया जाए ताकि जो उस लैंग्वेज के बारे में हमारा नॉलेज है वो भी बढ़ सके और हम उसको लैंग्वेज को किस तरह से रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ये सब रीडिंग हाइपोथेसिस बताता है।